अच्छा जी। सो हमारा जो सेकंड लेक्चर अब जिसका आज हमने बात करनी है वो सेकंड हाफ में ना, हमने जहाँ तक पढ़ लिया था वो तो एक प्रोग्रामिंग के मुतालिक था ओवरऑल। आज हमने पढ़नी है सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, उसकी टूल किट यानी कि टूल्स, और उसके बाद सिंपल प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें यानी कि इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चार पांच पॉइंट्स हैं अपने आज के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, आज मैं मोटा मोटा बताता हूँ क्योंकि मैं कई बार रिवाइज कर चुका हूँ, आप ये हिस्ट्री वहां से भी देख लेंगे। सी लैंग्वेज बेसिकली एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब आगे, ठीक है, ओपीपी भी इसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ये बनी कैसे थी कि 16 और 70s में, यानी 1950 और 60 70 इनके दौरान ना बेल लेबोरेटरीज में बी लैंग्वेज, बीसीपीएल लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है, सो सन बीसीपीएल लैंग्वेज यूज होती थी, लेकिन उनका मसला क्या था कि वो मशीन डिपेंडेंट थी, यानी कि हर लिसन मशीन सर, की वह। जी। फंक्शन वाला कब स्टार्ट करना है? फंक्शन वाली इसके बाद क्लास होगी। नहीं, बाद में लिंक भेजेंगे। जी जी, यही लिंक होगा या चेंज करके भेजूंगा, मैं बता दूंगा। अभी ये 1 घंटा की रिवीजन की क्लास है। चले सही है, मैं 1 घंटे बाद फिर ले लूंगी, अभी मैं रास्ते में हूँ। ये मैंने ठीक है। पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। सो 1670s में बी लैंग्वेज बीसीपीएल लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मशीन डिपेंडेंट होती थी। और इनका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था कि आपको मशीन के साथ साथ ना कोड को चेंज करना पड़ता था। क्या होता था कि एक मशीन के लिए अगर आपने 3 कंप्यूटर है सेम लेकिन अलग अलग कंपनीज के, एक आईबीएम का है, ठीक है, एक डेल के और एक एचपी के, तो तीनों के लिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। असल में लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, अभी तो हमारी लैंग्वेजेस इजी हो गई हैं, जो शुरू वाली लैंग्वेजेस थी इसके अंदर अगर आपने कोई डाटा सेव करना होता था तो आपको मुकम्मल तौर पर हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि आपने हार्डवेयर में जब डाटा स्टोर करवाना या प्रोसेसिंग करवानी होती थी तो आप वन बाय वन के इस पॉइंट से आपने डाटा उठाना है मेमोरी से, और उसके ऊपर ये प्रोसेस करना और इस पॉइंट में सेव कर देना। तब वेरिएबल टाइप का कुछ नहीं बना हुआ था। ठीक है, वो यूजिंग में मुश्किल थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके, अच्छा, उनकी मदद से लिखे गए काफी सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते रहे हैं। कंपाइल हम नहीं, हमसे पहले वाले कंपाइलर वगैरह लिखे जाते थे उसके अंदर, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जा रहे थे। आवाज सबको सही नहीं आ रही है, किसी एक आधे शख्स को सही नहीं आई तो वो उनका इश्यू है, अगर सर सबको सही आ रही है। जी। आवाज ओके के लिए क्लियर है, आपने ना एक बार चेक कर लें। ठीक है, सी लैंग्वेज का क्या था कि सी लैंग्वेज सारे वो काम कर सकती थी, जो कुछ काम इसमें हो सकते थे, कुछ काम इसमें हो सकते थे, यानी कुछ बी लैंग्वेज में हो सकते थे, कुछ बीसीपीएल लैंग्वेज में हो सकते थे। तो जो सी लैंग्वेज थी वो एक वाइडर लैंग्वेज थी, यानी वो इन दोनों की खसूसियात अपने अंदर रखती थी और इजी टू यूज थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये मशीन कुछ, तो ये इजीनेस इसके अंदर पैदा की गई। और ये एक पावरफुल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है ये सबसे पावरफुल लैंग्वेज अब तक मानी जाती है। इसलिए जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाई जाती है, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कहीं पर चले जाएं, अगर आपकी बेसिक्स जो होंगी ना वो यहीं से करवाई जाती है, सी लैंग्वेज से। ये इसकी सबसे बड़ी दो तीन चीजें जो अहम है, एक तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है अब, यानी सी प्लस प्लस। दूसरी बात इसके अंदर थी ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि मशीन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी हो आप इसके अंदर उसके लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये इजी टू लर्न है। और ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या मतलब होता है,
स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो आपको कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप देती है, यानी कि उससे काम आपने उसके हार्डवेयर से करवाना है ना, तो आपको हार्डवेयर के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी बातचीत करवा सके। एक शख्स है, अगर उसको उर्दू अच्छी आती है, उसको उर्दू अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं आती, दरमियान में वो एक ना ट्रांसलेटर बिठा देता है। लेकिन वो ट्रांसलेटर अगर अच्छे लेवल का है तो वो आपकी गलतियों को, जो छोटी मोटी गलतियां, उनको निगलेक्ट करके उसको एक सही तरह से समझा सकता है। ठीक है, या तो उसको उस लेवल की आती हो इंग्लिश की, आप जो मर्जी बोले वो एक तो अच्छे तरीके से उसको समझा दे। तो सी लैंग्वेज हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल देती है हार्डवेयर के ऊपर, ऑन द प्रोसेसर, ऑन द मेमोरी, ऑन द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर से वो काम करवा सकते हैं जो मेजर लैंग्वेज से नहीं करा सकते। जैसे कि पाइथन है, ये सबसे इजी टू लर्न लैंग्वेज है, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में अब तक की मेरे ख्याल में सबसे हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि बिल्कुल एज इट इज इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। ठीक है, और ये इजी टू लर्न है भाई, बट इसका कंट्रोल कम हो जाता है। इसके अंदर जाकर अगर आप इसको यूज करते हैं ना, तो आप पीसी के साथ उतना कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते जितना आप सी लैंग्वेज को यूज करके हो सकते हैं। ठीक है, ये सी लैंग्वेज की वो इम्पोर्टेंस थी। सो इसी को देखते हुए आंसी और आईएसओ, यानी कि अमेरिकन, ये दो एजेंसीज है कंप्यूटर की कॉरपोरेशन है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं ऐसी लैंग्वेज जो कि हर तरह से यूज हो सकती हो। ठीक है, तो उन्होंने थोड़े 5-7 साल के अंदर सी लैंग्वेज को ही उसके लिए चूज कर लिया था। ये आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, डेट्स वगैरह उसके अंदर बताई गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब टूल की बात आती है, टूल्स की। ये टूल्स का जो यहाँ पर मीनिंग लिया जा रहा है, ये सी लैंग्वेज के लिए नहीं है। ठीक है, ये सी लैंग्वेज के लिए टूल्स नहीं है, ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग के टूल है। यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये 5 टूल आपके लाजमी होते हैं। ठीक है, वो 5 टूल क्या है? सबसे पहले तो आ जाता है एडिटर, यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे उसका कोई ना कोई एडिटर होगा। दूसरा उसका आ जाता है कंपाइलर। ठीक है, थर्ड नंबर कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये दोनों इकट्ठे समझा दूंगा। आगे आ जाता है जी लिंकर, लोडर, और पांचवा था, पांचवा क्या था? डीबगर। ठीक है, पांचवा क्या? डीबगर। अब इनको मैं एक एक करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है जी एडिटर। एडिटर का क्या मतलब होता है? एडिट का मतलब होता है या तो कोई नई चीज बनाना या पुरानी चीज के अंदर कोई चेंजिंग करना। चाहे आप किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को देख लें, उसके अंदर जो एडिट का ऑप्शन होता है वो दो तरह से होता है। या तो आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, या इसको बिल्कुल नए सिरे से बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो एडिटर का मतलब, एडिटर वो जगह जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं या उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग्स करते हैं। अब एडिटर लाजमी नहीं कि आप कोई सॉफ्टवेयर, जैसे हमने D++ किया होगा, किसी ने कोड ब्लॉक किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, विजुअल बेसिक किया हुआ होगा। एडिटर लाजमी नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर हो, आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल कंप्यूटर में जो नोट पैड होता है या मोबाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, ये आपके प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, एडिटर का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम यूज करते हैं, वो तो एक ये है ना कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें कंपाइलर भी इंक्लूड है, डीबगर भी इंक्लूड है, लिंकर भी इंक्लूड है, हर चीज उसके अंदर साथ ही मिला दी गई, यानी कि वो पूरा टूल किट है बड़ा। हमें बार बार अलग अलग चीज को नहीं देखना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है और आपने कोड लिखना है बैठ के, आप सिंपल टेक्स्ट यानी कि नोट पैड के ऊपर लिख सकते हैं। हम वर्ड वगैरह के ऊपर नहीं लिख सकते, MS वर्ड पे। क्यों? क्योंकि जब MS वर्ड की फाइल बनाई जाती है तो उसके साथ ना और डाटा भी सेव करते हैं, जैसे फॉन्ट, कलर, ठीक है, साइज, और जस्टिफिकेशन हो गई, पेज लेआउट हो गया, सब कुछ वो सेव करता है, चाहे आप उसको चेंज करें या ना करें। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें हमें सिर्फ किस चीज से मतलब होता है? हमें सिर्फ मतलब होता है कमांड्स से। जो आपने कमांड्स लिखी है, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। सो इसलिए हम सिंपल से सिंपल यूज करते हैं एडिटर। आप नोटपैड उठाएं, नोटपैड पे पूरा कोड लिखें, उसको कॉपी करें, एक कंपाइलर अलग से रखा हुआ उसमें पेस्ट करें, वो कंपाइलर कंपाइल कर देगा, एक फाइल जनरेट करेगा, उस फाइल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एडिटर कुड बी से सिंपल, और एडिटर कुड बी अ सॉफ्टवेयर, यानी कि एडिटर किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी D++ की स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पर आप कोड लिखते हैं, वो एक एडिटर है हमारा। या फिर सिंपल आप टेक्स्ट पैड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू एडिट or generate programs, new program, to write a new program or to edit some old program, editor यूज होता है। उसके बाद आ जाता है कंपाइलर। जैसे कि आप सबको
पता होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर कि कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 एंड 1 है। जिस तरह मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है या उर्दू है या पंजाबी सराइकी है, तो उनमें अलग अलग वर्ड्स आते हैं। इंग्लिश में 26 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। उर्दू में 32-33 मेरे ख्याल में वर्ड्स होते हैं। और इस तरह से हर लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स के मिक्सचर से वर्ड लफ्ज बनाए जाते हैं, यानी कि अल्फा हरूफ के मिक्सचर से हम अल्फाज बनाते हैं और फिर उन अल्फाज के मिक्सचर से हम जुमला बनाते हैं जिसका हमें मीनिंग समझ आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास सिर्फ दो ही वर्ड है, 0 एंड 1। वो इनकी मदद से लफ्ज बनाता है, लफ्जों की मदद से जुमला बनाता है। अब हमें ये लैंग्वेज आती तो है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड और टू मेक प्रोग्राम इन इट। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो हमारे लिए इजी हो। पहले शुरू में इसमें लिखे जाते थे मशीन लैंग्वेज में कोड्स, बट उसमें एरर्स इतने ज़्यादा थे। दूसरा, इतने एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर्स की जरूरत होती थी कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए भी हमें कई कई महीने लग जाते थे। यानी कि आपने सिंपल रेडियस का प्रोग्राम भी लिखना होगा ना, अगर आप सी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करने बैठे, आप उठा लें स्काई कोड, ठीक है, वो आपको कहीं से भी इंटरनेट से मिल जाएगा। वहां से आप कन्वर्जन करनी शुरू करें, ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, अभी तो वो आपके पास स्टार्ट होगा। और फिर आपने एक एक करके कोड लिखना स्टार्ट करें। एज इट इज आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 5 घंटे अगर आप देख कर भी लिखे, यानी एक एक सेंटर आपने इंग्लिश में लिखा और उसको आप इसका एक छोटा सा प्रोग्राम 4-5 लाइनों वाला बनाया था। क्यों? हर एक लफ्ज को 8 बाइट्स में 1 बिट बाइट में लिखना है। फिर हर एक हर्फ को, यानी कि अगर आपने लिखना है ना रेडियस, तो 3 और 3 6, 6 बाइट, यानी कि 6 बाइट आपको लिखने पड़ेंगे और आपका एक वर्ड लिखा जाएगा। तो इसलिए ये मुश्किल थी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी लैंग्वेजेस क्रिएट की। हमने देखा कि हमारे पास जब हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती तो हम दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठा लेते हैं। इधर से एक लैंग्वेज में बोलते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करके दूसरे बंदे को बता देता है। तो हमने ट्रांसलेटर बना लिए और थोड़ी मशीन लैंग्वेज से हटकर अपनी लैंग्वेज जैसी लैंग्वेजेस बनाई, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, या पाइथन हो गई। इस तरह की कई सारी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट है बड़ी, वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज के करीब है, वो कोड्स की मदद से लिखी जाती थी। यानी कि हम कहते थे आउटपुट है ना, तो आउटपुट करवाने के लिए हमने एक कोड रख दिया कि जब भी हमने आउटपुट करवानी होगी 3F6B, इस तरह कुछ कोड होता था जो कि हम लिखते थे, उसको पता लग जाता था ये आउटपुट करवाना चाहते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज के करीब होती है, बट फार फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसके लिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। अब ट्रांसलेटर का मतलब कंपाइलर नहीं होता। कंपाइलर इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। हर एक लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर जैसे कि हम कह रहे हैं ना लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, वो अलग टाइप है, लैंग्वेज है। इस तरह कंपाइलर एक टाइप है पड़ी ट्रांसलेटर की, ना कि ये कोई सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप लिखेंगे कंपाइलर, तो हर एक लैंग्वेज का एक अलग कंपाइलर होता है, ठीक है। सो कंपाइलर जो होते हैं और ट्रांस इंटरप्रेटर होते हैं, इसमें अब क्या फर्क है। आपने एक प्रोग्राम लिखा 50 लाइन्स का, ठीक है। जो कंपाइलर है, कंपाइलर उसकी एक लाइन पढ़ेगा और उसको ट्रांसलेट करके सेव कर लेगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करके सेव, थर्ड लाइन पढ़ेगा, ट्रांसलेट करके सेव। यानी कि वो आपको 50-50 लाइनें पढ़ेगा और उनको सेव करता आएगा, उनका मशीन कोड, ना कि उनको चलाता आएगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसकी पहली लाइन पढ़ेगा और उसको चला लेगा। यानी कि आपने लिखा हो ना पहली लाइन में सी आउट व्हाट इज योर नेम, तो वो करेगा सी आउट व्हाट इज योर नेम, सिंपल वो दिखा देगा स्क्रीन पर। दूसरी लाइन को अभी जाकर नहीं देखेगा। फिर वो दूसरी में करेगा कि जो भी वो इनपुट करे उसको नेम में सेव कर लो, तो वो दूसरी को पढ़ के उस जो भी आप नेम करेंगे उसको सेव कर लेगा। और इसी तरह वो एक एक लाइन करता जाएगा और आपको दिखाता जाएगा। अगर कहीं एरर आएगा तो वहीं वो रुक जाएगा। जबकि कंपाइलर में क्या है, वो 50 की 50 लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा और फिर उसको एक एक करके चलाता रहेगा। एक सोर्स फाइल वो जनरेट करता है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। अगर आपने इंटरप्रेटर में से कोई प्रोग्राम बना लिया और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो अगर आपने 10 बार चलाना है तो 10 बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा। जबकि कंपाइलर में अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया, उसको कंपाइल करेंगे, आपके पास एक फाइल आ जाएगी तो आप बार बार यूज कर सकते हैं। जितने भी हैं बड़े आप लोग स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप div प्लस प्लस में कंपाइल करने के बाद ऑफ करते हैं तो आपके सामने दो फाइल आ जाती है उसी नेम की। एक होती है सिंपल और एक होती है .cpp वाली। जो सिंपल होती है वो एक्जी फाइल होती है, वो आप बार बार चला सकते हैं। आपको बार बार जाकर div प्लस प्लस खोल कर उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एज इट इज चला सकते हैं। वो आपको सोर्स कोड फाइल होता है, यानी कि उसने वो 50 की 50 लाइनों को कन्वर्ट करके सोर्स कोड में लिख कर उसको कंप्यूटर को समझा दिया। अब आप सिर्फ उसको पे क्लिक करें, आपको प्रोग्राम चल जाएगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, आपको बार बार खोलना पड़ेगा, कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, वो एक बार चलाएगा। इसका फायदा क्या है इंटरप्रेटर, अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको लगता है कि यार एरर आ रहा है, हमें अब तो कंपाइलर दिखा देता है कौन सी लाइन पर एरर है, यानी रेड लाइन कर देता है, बट हमारा जो डी प्लस प्लस है,
बट ऐसा नहीं होता। हम इस बात का नहीं समझ कि यार कहाँ पर एरर आ रहा है, लाइन का नहीं पता लगता। तो हम इजीली इंटरप्रेटर यूज करेंगे। इंटरप्रेटर की मदद हम क्या करेंगे कि अगर आपने 50 लाइंस का कोड चलाना है, हमें क्या मसला आता है कि अगर हमने ना एक प्रोग्राम बना लिया है, कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम है, तो उसमें ना अगर हमें बार बार एरर आ रहे हैं, यानी कि हमने कोई इनपुट किया लेकिन उसका आउटपुट हमें सही नहीं आ रहा, मैंने प्लस का बनाया और उसका माइनस का आंसर आ रहा है, ठीक है, रेडियस का बनाया और मेरे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एरर है, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी लाइन में एरर है, तो फिर इंटरप्रेटर बेस्ट है। मैं उसमें एक एक लाइन करके ना उसका आउटपुट चेक करूंगा, एक लाइन इनपुट करूंगा उसका आउटपुट चेक करूंगा, दूसरी लाइन इनपुट करूंगा आउटपुट, तो मुझे पता लगेगा कि कौन सी लाइन में जाकर ना मेरा एरर आ रहा है। जबकि कंपाइलर ये चीज आपको नहीं देगा, वो फुल का फुल प्रोग्राम चेंज करके आपको फाइल दे देगा जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। कंपाइलर इज इजी टू यूज और ये बार बार यूज हो सकता है, इससे बनाया गया प्रोग्राम, जबकि इंटरप्रेटर से ऐसा नहीं, कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो होता है, ठीक है। कंपाइलर एक हर लैंग्वेज का एक अलग होता है, इंटरप्रेटर भी अलग ही होता है, ठीक है। दोनों ही ट्रांसलेटर की टाइप है, लेकिन दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म में फर्क है दोनों का काम एक ही, यानी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को चेंज करना, बट दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म मुख्तलिफ है, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंपाइलर और एडिटर में? ओके है सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आ जाता है डीबगर। डीबगर क्या होता है? डीबगर बग क्या होता है? बग इज कॉल्ड एरर। जो हमारा एरर आता है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहते हैं। अब एरर की तीन टाइप्स है, मैंने कई बार बताई है कि सिंटैक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर, अगर आप किसी सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है कि आपके जो प्रोग्राम लिखने के रूल्स होते हैं ना, उनको आप सिंटैक्स कहते हैं। यहाँ पर कॉमा आना, यहाँ पर फुल स्टॉप, सी आउट किस तरह लिखना है, सी इन किस तरह लिखना है जी, वो जो हम डायरेक्शन देते हैं वो हो अच्छा गया, ये ग्रामर सारे। आ जी, मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आई। ग्रामर आया। हाँ, लाइक ग्रामर, जैसे हमारा ग्रामर होती है वैसे सी जो इनका होता है वो क्या होता है? सेंटेक्स होता है। अगर आप सेंटेक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो सेंटेक्स एरर आएगा। रन टाइम एरर ऐसा एरर जो कि या तो आपके रूल्स के खिलाफ हो, जैसे मैथमेटिक्शन क्या है, जीरो के ऊपर कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये एक मैथमेटिकल एरर, ये रन टाइम एरर में काउंट होगा। इसी तरह कोई ऐसा काम करने को आप कहते हैं जो आपने कंप्यूटर में, मतलब अपने प्रोग्राम में कहा ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई काम करने को कहते हैं जिसके मतलब आपने अपने प्रोग्राम में लिखा नहीं हुआ, तो वो भी रन टाइम एरर में काउंट होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आया था लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट एरर टू फाइंड, यानी कि मैंने कह दिया 5+3 प्लस का प्रोग्राम बना और मेरे पास आंसर आ रहा है 2, आंसर तो वो देगा आपको लेकिन वो आंसर गलत होगा, तो वो होता है लॉजिकल एरर। मैंने प्लस का बनाया लेकिन वो माइनस करके मुझे आंसर दे रहा है। इसको ढूंढना मुश्किल होता है, आपको पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ता है, हर लाइन का आउटपुट देखना पड़ता है। अभी तो हमारा एक प्रोग्राम सिंपल है, लेकिन जब आप थोड़े डिफिकल्ट प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे ना, उसमें आपको समझ आएगा कि हर लाइन कुछ ना कुछ आउटपुट देती है, तो आपको हर लाइन का आउटपुट देखना पड़ेगा और जहां पर कोई एरर होगा उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। लॉजिकल एरर को डीबगर भी नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। सो उसके लिए हमें थोड़ी सी करना पड़ता है। ये स्पेशल टाइप की डीबगर जो के दरमियान एक लिंक बना देगा, ठीक है। और वो लिंक आपको इस फाइल की चीजें इस फाइल में यूज करने के लिए, इधर की चीजें इधर यूज करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी हमने फाइल बनाना नहीं सीखा प्रोग्राम की मदद से। जब आप फाइल बनाएंगे प्रोग्राम की मदद से, तो क्या होगा कि आपने कुछ डाटा फंक्शन से सेव करवाना होगा, कुछ डाटा प्रोग्राम से सेव करवाना होगा। तो लिंकर क्या करेगा? लिंकर दोनों को जोड़ देता है और आपका आउटपुट दोनों से जोड़ के दे देता है। यानी कि आपने फंक्शन यहाँ से यूज किया रेडियस का और उसको यूज किया प्रोग्राम में, आपका लिखा इसमें हुआ, तो आप दरमियान में लिंकर यूज करेंगे जो कि इजी टू दोनों का काम इकट्ठा करेगा, इधर से चीज उठा के इधर, इधर से चीज उठा के इधर। अब एक ही फाइल में अगर हम फंक्शन लिख दें, कल जैसे देखा था, तो हमें बार बार समझ नहीं आएगी कहाँ से फंक्शन है कहाँ से प्रोग्राम है, तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप की फाइल्स बनाते हैं, रीजन ये होता है। अब जैसे कि हमारा कुछ, जैसे हमारी एलसीडी रिजल्ट्स होते हैं या कंप्यूटर मोबाइल वगैरह या कुछ भी विंडोज है, तो इसमें एक आइकन सेट होता है, एक डेस्कटॉप होता है, माई कंप्यूटर होता है, हर एक अलग अलग किस्म की ना उसके अंदर क्या होते हैं, जगह होती है। तो उनको डिनोट करने के लिए हम अलग अलग फाइल्स बना लेते हैं। यानी कि ये डेस्कटॉप की फाइल है जिसके अंदर डेस्कटॉप की प्रोग्रामिंग हुई है, ये माई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये है पड़ी जी माई नेटवर्क की प्रोग्रामिंग, ये जी टास्क बार की प्रोग्रामिंग है। हम अलग अलग फाइल में प्रोग्रामिंग करते हैं क्योंकि कल को किसी एक चीज में चेंजिंग करनी पड़े तो हमें पूरा प्रोग्राम ना पढ़ना पड़े। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमें इजी हो जाती है, तो हम लिंकर को यूज करते हैं तमाम फाइल्स को लिंक करने के लिए। ये लिंकर का काम होता है।
अच्छा इसके बाद हमारा क्या था, लोडर, ऐसे, हाँ जी 5वां पॉइंट है लोडर। लोडर को समझाने से पहले आपको मैं एक बात, 2-3 बातें बता दूं कि हमारी हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर से दूर होती है। कंप्यूटर का मतलब मेरा प्रोसेसर होता है, रैम प्रोसेसर के साथ अटैच होती है। आपके जितने काम होते हैं वो प्रोसेसर से करता है, जो भी आपने प्रोसेस करवाने होते हैं, सेव करवाना है, आउटपुट भेजना है, इनपुट भेजना है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी, आपने कंप्यूटर से कुछ भी, यानी कोई चल भी रहा है ना, तो हर टाइम प्रोसेसर काम कर रहा है कोई ना कोई। लेकिन उसके पास इतनी जगह नहीं होती, वो सोच तो सकता है, यानी कि वो प्रोसेसिंग तो कर सकता है, लेकिन वो डाटा अपने पास रख नहीं सकता, प्रोसेसिंग जिसके ऊपर हो रही होती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए ना वो साथ में उसने एक उसकी एक अपनी स्पेस है जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, रैम इज लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक जिस चीज के ऊपर काम कर रहा होता है उसका सारा का सारा डाटा रैम के अंदर रखता है। ठीक है, हार्ड डिस्क फार फ्रॉम कंप्यूटर है, रैम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जैसे लाइट जाती है रैम में से डाटा खत्म हो जाता है, हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर होता है। अब आपने एक प्रोग्राम चलाना है, रेडियस का प्रोग्राम बनाया, तो आपने जब चलाना है, आप जब चलाएंगे तो वो आपकी हार्ड डिस्क में होगा। जैसे आपने क्लिक किया, लोडर उसको लोड कर देगा रैम के अंदर, फिर रैम के अंदर वो कन्वर्टेड फॉर्म में स्टोर होगा। तो रैम एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को भेजेगी, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको चलाता रहेगा और चलाता रहेगा। और उसके साथ साथ ना जो भी डाटा उसने भेजना होगा हार्ड डिस्क में या स्क्रीन की तरह, वो उसको भेजता रहेगा। यानी कि उसने कुछ भेजना है हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए, तो वह रैम को देगा, रैम उसको हार्ड डिस्क में भेजेगी, बता के साथ भेजेगा। अगर उसने आउटपुट की तरफ भेजना है तो वो रैम की तरफ भेजेगा, या आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजेगा और वो उसको उधर भेज देगा। अगर उसने कोई डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करना, जैसे कि हम बनाते हैं जी ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर करें, अब हमने वो स्टोर पक्की पक्की नहीं करवानी होती, एक टाइम के लिए करवानी होती है जब तक हमारी कैलकुलेशन नहीं होती। तो हम क्या करवाते हैं कि उसको एक फाइल में स्टोर करवाना होता है, हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर करवा देते हैं। वो वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है, रैम में, और टेम्परेरीली। जब आपने ए के अंदर कोई लव स्टोर करवाया वो रैम के अंदर स्टोर हो गया। फिर बाद में जब आपने प्रोग्राम लिखा, ये आपने ए में स्टोर करवाया बी में, जब आपने ए प्लस बी किया, तो पहले प्रोसेसर ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर की उसने रैम के अंदर ही, दूसरी वैल्यू, फिर उन दोनों वैल्यूज को यूज करके प्लस किया और उसका आंसर आपकी तीसरी वैल्यू में स्टोर करवा दिया। अगर तो आपको उसको कहीं स्टोर करवाना होगा हार्ड डिस्क में तो स्टोर करवा लेंगे, नहीं तो वो रैम में पड़ा रहेगा, जैसे लाइट जाएगी वो जीरो हो जाएगा। ये होता है लोडर का काम। लोडर का काम होता है आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना, ठीक है, और उसको यूज करवाना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके सर। अच्छा, स्क्रीन ऑफ कर दिया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी, देखें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। अच्छा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ टूल्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, उसमें एडिटर आ जाता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर आ जाता है, ठीक है, डीबगर, सर लिंकर और नहीं हो रही, जी। मेरी तरफ नहीं हो रही। लेफ्ट करके फिर आए हो जाएगी। जिसको शो नहीं हो रही वो 1 मिनट के लिए लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करें। अच्छा जी, सो ये एक डायग्राम है, ये मैंने आपको पहले एक बार समझाई थी पेज के ऊपर बनाकर, सर ठीक नहीं है हो रही शो, लेफ्ट का ज्वाइन किया है। ठीक। क्या हुआ है? हो गई है इसमें। जी, ये डायग्राम्स आपको नजर आ रही है जो ब्लू कलर में बनी हुई है? जी अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, ये आपको पूरा एक प्रोसेस बता रहा है। कंप्यूटर में ना हर चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्ट है, ठीक है, सिर्फ प्रोसेसर काम नहीं करता, सिर्फ रैम, हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करती है। तो वो बता रहे हैं हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, इन 3 चीजों का वो काम बता रहे हैं। जो एडिटर होता है वो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड है, उसका अभी तक प्रोसेसर के साथ कोई काम नहीं होता। वो आप कोड लिखते हैं, ठीक है, प्रोसेस वैसे तो प्रोसेसर ही लिखवाता है, लेकिन उसका कोड के साथ कोई मतलब नहीं होता जो आप लिख रहे हैं। आप ए दबाते हैं, वो ए प्रोसेसर के पास जाता है, वो एडिटर पर लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता। और जो आप करवाना चाह रहे होते हैं वो सिंपल आप स्टोर सेव करते हैं तो वो डिस्क में सेव हो जाता है। प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि प्री प्रोसेसर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं और बताते हैं कंप्यूटर से कि प्रोग्राम से क्या करवाना है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, और ये भी ऐसे ही करेगा। दो तीरों का मतलब है कि वो उधर राइट भी कर सकता है और उससे ले भी सकता है। एडिटर हार्ड डिस्क के ऊपर लिख भी सकता है और उससे कोई पुराना प्रोग्राम उठाकर उसमें चेंजिंग भी कर सकता है। प्री प्रोसेसर भी ऐसे ही है, कंपाइलर भी ऐसे ही, यानी वो एक प्रोग्राम लेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके वापस रख देगा। लिंकर क्या करता है, लिंकर भी
उधर से 2 फाइल्स को लेकर उनको लिंक करके सेव कर सकता है हार्ड डिस्क में। उसके बाद आया था जी लोडर। लोडर डिस्क से फाइल ले सकता है लेकिन उसको वापस राइट नहीं कर सकता। लोडर सिर्फ लोड कर सकता है, वो डिस्क से फाइल लेगा, ठीक है, जैसे ये है अपना, ठीक है, ये क्या करेगा, डिस्क से फाइल ले लेगा, उसको लोड करेगा, कहाँ पर, ये मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में लोड कर देगा, बस इसका यही काम है, लोड्स पुट द प्रोग्राम इन द मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि अगर सीपीयू ने कोई डाटा मंगवाना है तो वो रैम से मंगवा लेगा, और अगर रैम के अंदर से कुछ डाटा राइट करना है तो वो राइट कर लेगा, ठीक है। सो इनके दरमियान भी रिलेशन ये है, ये पूरा वो बताया गया डिटेल में। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी सर। सबको क्लियर है? जी। सही। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आ जाता है सिंपल प्रोग्राम। पहले मैं एक छोटे से प्रोग्राम लिखूंगा और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा डिव प्लस प्लस है, जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं CS201 की प्रैक्टिस के लिए। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो यही है, CS201 और डिव प्लस प्लस। अरे डिव प्लस प्लस की ये एडिटिंग स्क्रीन है, यहाँ पर हम कोड्स वगैरह जो भी हमने एडिट करना होता है, रन करना होता है, वो हम यहीं पर करते हैं। अच्छा जी, अगर आपने कोई नई फाइल बनानी तो फाइल, न्यू और सोर्स फाइल, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर आपने ये मेथड नहीं यूज करना तो ये देखें सोर्स फाइल के आगे एक शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+N, तो आप सिंपल स्क्रीन के ऊपर ऑन करें और सिंपल दबाएं Ctrl+N, तो आपकी न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट, आपने अगर कोई प्रोग्राम लिख लिया तो अगर सिर्फ उसको कंपाइल करना है, रन नहीं करना, तो आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे, वो कंपाइल हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ रन करना है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग की है लेकिन आप चाहते हैं कि अभी वो चेंजिंग ना चले, सिर्फ पुराने वाला प्रोग्राम चले, तो आप रन करेंगे ना, तो चेंजिंग करने से पहले जो आपने कंपाइलिंग की थी वो चलेगा, कंपाइल हुआ हुआ जो अभी आपने प्रोग्राम लिखा वो नहीं चलेगा। उसके बाद आया था कंपाइल एंड रन, यानी वो उसी टाइम कंपाइल भी करेगा, उसको रन भी कर देगा। उसके बाद सेंटेक्स चेक है, अगर आपकी कोई सेंटेक्स की गलती है तो वो आपको चेक करके बता देगा कहाँ कहाँ है, और इसी तरह करके नीचे डीबग है F5 पे, अगर आपको कोई ऐसा बग है तो उसको डिनोट कर देगा। सामने इनकी शॉर्टकट कीज बताई गई, कंपाइल के लिए F9, रन के लिए F10, कंपाइल एंड रन के लिए F11, ठीक है। अभी तक हमें यही से काम है तो हम यही बताते हैं, जैसे जैसे अगर कुछ काम बढ़ेगा तो हम साथ साथ बताते जाएंगे। अब हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है, तो उसमें हर एक चीज़ का ना एक पैटर्न होता है। आपने बचपन में बहुत सी दरखास्तें लिखी, एप्लीकेशन लिखी, तो हमारा एक प्रॉपर पैटर्न होता है। स्टार्टिंग में हमने ना टू लिखना है, द हेड मास्टर, और ये एक प्रॉपर पैटर्न, लास्ट में जाकर अपना नाम, डेट वगैरह लिखनी है। दिस इज कॉल्ड क्या, एक प्रॉपर पैटर्न होता है, यानी कि उसकी एक बॉडी का ना स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। उसके दौरान आपने जो लिखना वो लिखते थे। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हमेशा ऐड होती हैं, लेकिन उनका मीनिंग है, विदाउट मीनिंग नहीं है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। मैं कुछ समझा दूंगा और कुछ बता दूंगा। सबसे पहले आता है जी हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब इसका मकसद क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा अभी, और थोड़ा मैं बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा। आपने ना, हमारे पास कुछ काम, जैसे कि हमने बताया ना कि पहले वाली प्रोग्रामिंग मुश्किल होती थी, उसमें ना आपको हर काम बताना पड़ता था कि इसको इनपुट करवाओ, कैसे इनपुट करवाना है, रैम में जाओ, रैम प्रोसेसर को बताते थे जी इस तरह इनपुट करवाना है। हमने अगर आउटपुट करवाना होता तो उसको बताते थे आउटपुट करवाना है, कैसे करवाना है, किस चीज़ को भेजना है, कैसे भेजना है। सी लैंग्वेज में ये सब कुछ पहले से डिफाइन किया गया है, ठीक है, यानी कि इनपुट कैसे करवानी है, आउटपुट फाइल कैसे बनानी है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, और हर तरह के काम उसमें बताए गए हैं। लेकिन उनकी अलग अलग फाइल्स बनी हुई है जिन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम उसमें हेडर फाइल इंक्लूड करवा देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस प्रोग्राम में हम कंप्यूटर की ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसका सारा का सारा डाटा, यानी कि इनपुट, आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम इज लाइक अ गेट जो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करती है, यानी कि आपने ना कुछ इनपुट आउटपुट काम करवाना है तो आप एक साइड पर है, दूसरी साइड पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, तो स्ट्रीम आपको दोनों के साथ कनेक्ट करेगी और आप इनपुट और आउटपुट से काम करवा सकेंगे। सो हम इंक्लूड, यानी कि इंक्लूड कर दें आईओ स्ट्रीम के नेम की जो फाइल है, इसके साथ डॉट एच लिखा जाता है एक्सटेंशन, ठीक है, वो मतलब आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अगर आप कहीं पर डॉट एच वाली फाइल देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि ये हेडर फाइल है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो हम डॉट एच यूज साथ नहीं करते। लेकिन कई बार अगर आपने देखना हो कि कहाँ है तो उसके सामने डॉट एच लिखा होगा, जैसे टेक्स्ट के आगे डॉट टेक्स्ट होता है, डॉक के आगे, वर्ड वाली फाइल के अंदर डॉट डॉक्स लिखा होता है, सी लैंग्वेज वाली के आगे डॉट सीपीपी होता है। तो इस तरह जो हेडर फाइल है तो उसके आगे डॉट एच लिखा होता है ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये आईओ स्ट्रीम आ गया। उसके बाद यूजिंग
ये आपके हैंडआउट में ये लाइन नहीं दी गई। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसका क्या मकसद होता है? ठीक है, ये मैं बोर्ड पे समझा दूँ या ऐसे ही बता दूँ? आप लोग बता रहे हैं जैसे आप बेहतर समझते हैं। बोर्ड पे समझ आ जाएगी, ऐसे ही बोल के बता दूँ? सर ऐसे ही बता सर दो। ऐसे दिखाओ। ऐसे ही बता दूँ? हमने भी वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ साथ ही 2 मिनट बोर्ड पे बताता हूँ। अच्छा इसके बाद आ जाता है इंट मेन। इंट मेन लिखें या सिंपल मेन लिखें, आपको D++ कोई एरर नहीं मिलेगा। मेन एक फंक्शन है बड़ा, फंक्शन का आप थोड़ा सा हमने ले लिया टच, तो हमें समझ आ गया फंक्शन क्या काम होता है। सो फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है जो एक पूरा का पूरा डाटा लेते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई काम करवाते हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है ये हमेशा आपके प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा होता है, यानी जिसके अंदर प्रोग्रामिंग रियल में लिखी हुई होती है, उसको स्टोर करता है और उसके ऊपर कुछ टाइप की हम प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। पैराथीसिस के अंदर हम कोई कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे कि हम कल लिख रहे थे जी रेडियस हमने इनपुट लेना होता था फंक्शन में, या कुछ लेना होता था, तो हम पैराथीसिस के अंदर वो लिखते थे। सो इंट की मेन के अंदर ना पैराथीसिस के अंदर लाजमी नहीं तो कुछ हो, कल भी पढ़ा था। सो हमने खाली इसलिए लिखा हुआ है कि हमें अभी कोई खास कंडीशन के लिए मेन को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने इसलिए उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इसके बाद हमारा आ जाती है जी ये ब्रैकेट। आप जितना भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पैराथीसिस यानी कि ये करली ब्रैकेट्स क्यों यूज होती हैं? आपका कोई प्रॉपर प्रोग्राम का कोई हिस्सा है, उसको अगर आपने इकट्ठा करना है, या पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है उसको इकट्ठा करना होता है, तो हम पैराथीसिस यानी करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है सी आउट। सी आउट इज फॉर आउटपुट, ठीक है, यानी कि आउटपुट कुछ भी आपने आउटपुट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप सी आउट वर्ड यूज करते हैं। तो सी आउट के आगे आप जो भी लिखेंगे वो आउटपुट की तरफ भेज दिया जाएगा। सी आउट वेलकम टू CS201, ठीक है। इसके बाद हम हमेशा एक टर्मिनेटर लगाते हैं। टर्मिनेटर काम क्या होता है? टर्मिनेटर उसको खत्म करता है उस लाइन को, यानी कि कंपाइलर को बताता है कि ये लाइन यहीं तक है, इसको अब रन कर लें, ठीक है। वरना प्रोग्राम की वो लाइन एंड नहीं होती और उसको नहीं पता लगता कि ये कहाँ तक इसको ट्रांसलेट करना है और कब इसको रन करना है। तो टर्मिनेटर एक लाइन के एंड पर यूज किया जाता है, एक कमांड के एंड पर। आप एक ही लाइन में काफी सारी कमांड्स दे सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू CS201 और ये और ये और ये और ये, और फिर इसको जो सी आउट करवानी हो, 5-6 चीजें आपने इकट्ठी सी आउट करवानी है, तो आप लाजमी नहीं कि हर एक के लिए सी आउट लिखें और इस तरह करते हैं। आप सिंपल उनको एक लाइन में यूज कर सकते हैं जब तक कि आपका टर्मिनेटर नहीं लगेगा। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसके बाद हमने लिखा होता है रिटर्न 0 आपके हैंडआउट में। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा हमने पढ़ा है कि जो फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो रिटर्न 0 जब हम करेंगे तो ये 0 वैल्यू फंक्शन को रिटर्न होगी, ठीक है, यानी कि फंक्शन की तरफ जैसे मेन एक फंक्शन है तो उसको जो वैल्यू वापस जाएगी वो 0 जाएगी। इसका कोई मकसद खास नहीं है अभी के लिए। जब हमें इसका मकसद पता है, आगे जाके फंक्शन को जब हम डिटेल में यूज करेंगे तब हमें पता लगेगा हम ये क्यों यूज करते हैं। अभी बताना बेसूद होगा। हम इसको अगर रन करते हैं तो सबसे पहले मैंने F11 दबाया, यानी कि ये कंपाइलर रन इकट्ठा करेगा, तो सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर आप फाइल का नेम देंगे, ठीक है। फाइल का नेम हम कुछ भी दे देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं और सेव, और उसके बाद ये खुद ही रन कर देगा। और आउटपुट आप लोग देख सकते हैं कि वेलकम टू CS201, क्योंकि सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा है क्या करवाने के लिए, आउटपुट शो करवाने के लिए। ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनको सारा चीज़ों को ना डिटेल में समझा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी सर। जी। अच्छा, रिटर्न 0 को मैंने डिटेल में नहीं बताया। जब आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है ना एक प्रोग्राम फंक्शन को, तो उस टाइम पर आप रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो रिटर्न की जो डिटेल है वो फंक्शन के जब लेक्चर होंगे ना उसमें हम समझ लेंगे। अभी बताएंगे तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उनको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने लास्ट टाइम ही फंक्शन को नहीं बताया था जब शुरू में करवाया था। अब भी मैं नहीं बताता क्योंकि कुछ लोग पहली बार भी लेक्चर ले रहे हो शायद। अच्छा जी, अब मैं सबको बारी बारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते जाता हूँ। आईओ स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है, यानी कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं आपने नोट किया दो चीज़ें, हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, या कोई प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कोई और काम, यानी कि ना हमने अभी तक कोई फाइल बनवाई है, ना कोई ग्राफिक बनाया है, ना कोई सर्कल या इस टाइप की कोई चीज़ बनाई है, यानी हमने अभी तक कोई अलग काम नहीं किया। सिर्फ हम क्या करते हैं कि आउटपुट और इनपुट, यानी कि हम कुछ आउटपुट करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, कुछ उससे इनपुट लेते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करवा के फिर आउटपुट दे देते हैं।
So IO stream is like a gate between the input and output devices and us, यानी कि हमारे अंदर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर एक दरवाजा है जो कि इजीनेस फराहम करता है हमारा कोई भी डाटा वहां तक जाने में और उसको पता है कैसे भेजना है। ठीक है, हम आप आगे जैसे जैसे यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत से इस तरह की फाइल्स आएंगी जो अलग अलग मकसद के लिए, जैसे कि आज मैं एक के ऊपर काम कर रहा था तो वो थी एफ फाइल, एफ स्ट्रीम, जो कि अगर आपने कोई फाइल यानी कि मैंने एक प्रोग्राम है उसका डाटा कहीं ना कहीं तो सेव करवाना है, यानी मैंने एक स्कूल का डाटा के लिए ना एक प्रोग्राम बनाया तो वो डाटा मैंने कहीं ना कहीं सेव करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि मैंने फाइल जनरेट करनी होगी, उसके अंदर हर एक लफ्ज को ना स्टोर करवाना होगा। तो उस टाइम पर मैं जो स्ट्रीम यूज करूंगा वो एफ स्ट्रीम होगी। वो क्या होगी, फाइल का काम करने और मेरे दरमियान एक गेट होगा जो कि मुझसे कोई भी काम फाइल के अंदर मैंने कुछ सेव करवाना है, उसको बनाना है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, उसको करने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आईओ स्ट्रीम। इंक्लूड वर्ड इसलिए यूज होता है ताकि हम कोई भी चीज उस फाइल के अंदर यानी इस प्रोग्राम के साथ अटैच करनी होती है तो हम इंक्लूड का लफ्ज यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, नेक्स्ट हमारा था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड। हमारे ना कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स इज लाइक वेरिएबल्स। कीवर्ड्स ये वेरिएबल तो नहीं होते लेकिन उससे कुछ चेंज भी ज्यादा नहीं होते। ऐसे वर्ड्स जो पहले जिनका कोई ना कोई काम होता है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जिनका कोई ना कोई काम होता है हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं। मैंने कोई बटन बनाया कि जी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो इस टाइम पर एक्स का एक काम है पड़ा ए प्लस बी का आंसर स्टोर करवाना है, ये कीवर्ड है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से बता दिए गए हैं, जैसे सी आउट है, तो सी आउट का मीनिंग पहले से सी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया गया और कुछ हम अपनी तरफ से भी बनाते हैं, इनको कीवर्ड्स कहते हैं। ओ आइडेंटिफायर्स कहते हैं, सॉरी मैं कीवर्ड्स कह गया, इनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफाई मीन किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने वाले। आपने कोई वेरिएबल बनाया उसकी लैंग्वेज आप स्टोर करवाना चाहते हो तो आप आइडेंटिफायर यूज करेंगे जो कि उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है, क्यों है, कब है, उसके अंदर क्या स्टोर्ड है। तो आइडेंटिफाइज के आगे दो टाइप्स है, एक है वेरिएबल जो आप बनाते हैं और एक होता है कीवर्ड्स जो कि पहले से कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं। सॉरी मैं दरमियान में थोड़ी मिस्टेक कर गया था। आइडेंटिफाइज ऐसे वर्ड जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है कंप्यूटर के लिए, कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई वो कर रहे होते हैं। तो वो दो तरह के हैं, एक ऐसे जिनके हम मीनिंग बताते हैं कि वेरिएबल बना दिया, कोई फार्मूला बना दिया और उसको हमने ना डिस्क्राइब कर दिया, वो वेरिएबल होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका पहले से मीनिंग बताया गया होता है, वो कीवर्ड, जैसे सी आउट हो गया, सी इन हो गया, इफ एल्स हो गया, वाइल हो गया, ये सारे हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। हम आइडेंटिफायर्स को बतौर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, क्या मतलब होता है कि वो फाइल के अंदर बता देता है कि ये जो सी आउट यूज कर रहा है ना, सी आउट एक स्टैंडर्ड है और इसका मीनिंग यानी कि इसकी जो मतलब बताया गया वो स्टैंडर्ड फाइल में बताया गया कि इसका क्या मतलब है। सी आउट का मतलब है जी आउटपुट की तरफ भेजो। अगर आप ये नहीं करेंगे यूज तो वो एरर दे देगा और कहेगा जी आपने इसके मुताबिक बताया नहीं कि क्या काम करवाना है। सी आउट के अगर यूजिंग नेम स्पेस नहीं करते तो एक एरर दे देगा कि आप इसको डिक्लेयर तो कर गए लेकिन इसका मकसद नहीं बताया। ठीक है, सो अगर आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड करेंगे तो प्रोग्राम को खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इसके अंदर ना स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए गए हैं और उनका मीनिंग उसको पहले से पता होता है, उसके अंदर स्टोर्ड होता है, तो वो उस मीनिंग को ही लेकर उनको यूज करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया जी हमारा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मकसद। उसके बाद हमारा इंट मेन था। ठीक है, वो फंक्शन होता है, उसको अभी आप सिंपल रहने दें, अभी इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताता। उसके बाद पैरेंथेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आगे बहुत ज्यादा पैरेंथेसिस यूज मतलब करली ब्रैकेट यूज है, इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो हम पूरा प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे, उसके बाद ना हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं जो एक खास काम से रिलेटेड होते हैं, उनको भी हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। यानी कि हमने इफ स्टेटमेंट लिखी थी तो इफ स्टेटमेंट के बाद जो इफ स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था हमने भी उसको भी हमने करली ब्रैकेट्स में लिखा था। कल हमने फंक्शन लिखा था, फंक्शन में भी हमने क्या किया था कि फंक्शन ऊपर लिखने के बाद उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद जितना भी हमने फंक्शन लिखा था वो हमने करली ब्रैकेट्स में लिखा था। सो करली ब्रैकेट्स यूज्ड दो पर्पज के लिए होते हैं, एक तो पूरा प्रोग्राम हम उसके अंदर लिखते ही लिखते हैं, दूसरा अगर आप प्रोग्राम के दौरान कुछ फर्क यानी कि कुछ हिस्से बनाना चाहते हैं कि या तो ये चले या फिर ये चले, तो उस दौरान भी आप क्या करते हैं, आप करली ब्रैकेट यूज करते हैं। कल जैसे ऊपर हम यूज कर रहे थे फंक्शन बनाते हुए, फिर फंक्शन को यूज करते हुए, इफ एल्स को यूज करते हुए, सो करली ब्रैकेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने करली ब्रैकेट यूज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कमांड लिखते हैं उनको ऐड करने के लिए हम टर्मिनेटर यूज करते हैं।
लेकिन करली ब्रैकेट से पीछे जो कमांड करली ब्रैकेट को शुरू करने के लिए लगाई जाती है उसके शुरू में भी कर नहीं होता, उसके एंड पर भी टर्मिनेटर, क्योंकि हमने क्या बता रहे हैं कि ये कमांड यहाँ शुरू हुई है, अगर ये सच हो तो फिर ये वाला लाइनें चलने लग जाएंगे। टर्मिनेटर लगाएंगे तो वो कमांड वहीं पर एंड हो जाएगी, अगला प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि ये इसके बाद ये शुरू करें, और फिर करली ब्रैकेट के एंड पर भी कभी कोई टर्मिनेटर नहीं होता। हाँ, इसके अंदर जितनी भी लाइन आप लिखते हैं उसके आगे टर्मिनेटर लाजमी लगाते हैं। Terminator is a sign which indicates the compiler to end the process of this line at that point। यानी कि कोई लाइन है उसको उसी पॉइंट पर अगर हमने एंड करना है उसका प्रोसेस, तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं, जो कि एक टर्मिनेटर है। मैंने कुछ काम सी आउट करवाने थे, एक नंबर को सी आउट करवाना था, एक लाइन को सी आउट करवाना था, और कुछ और 2-3 चीजें। तो अगर मैं सी आउट कोई चीज 4-5 चीजें करवानी है तो उसके लिए क्या होगा कि मैं उसको एक ही लाइन में लिख दूंगा, और फिर जब सी आउट का काम खत्म हो जाएगा मैं एंड में सेमीकोलन यूज कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब हम कुछ नई चीजों की तरफ आते हैं। हम प्रोग्रामिंग में सिर्फ सी आउट नहीं करवाते, हम कैलकुलेशंस करवाते हैं। अब कैलकुलेशन करवाने के लिए हमारा कोई ना कोई डाटा होता है। अब हम जब भी डाटा करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपको वर्ड स्टेटमेंट दी जाती है यानी सेंटेंस स्टेटमेंट्स दी जाती है, उसको सॉल्व, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर ना आप ऐसे थोड़ी लिख देते हैं कि 20 है पड़ी, 50 है पड़ी और 70 है पड़ी, ऐसे लिखते हैं। चलो सारा यूनिट भी लिख देते हैं, 20 न्यूटन फोर्स है, 50 जी लेंथ है, मीटर लेंथ 50 मीटर है पड़ी, और 70 ms-1 है, कुछ भी डिनोट मैंने कर दिया। तो क्या इसका क्या मकसद है, हमें कुछ समझ आया क्या है क्या नहीं है? दो मीनिंग। उसके लिए हम इनके साथ एक डिनोटर आइडेंटिफायर लगाते हैं कि दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्टेंस और दिस इज स्पीड। हम क्या करते हैं कि हम उसको ना इसके अंदर स्टोर करवाते हैं। जैसे कि मैंने ना वर्क का फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई करते हैं कि वो ना इस स्टोर करवाते हैं कि एफ के अंदर 20 न्यूटन स्टोर है और डिस्टेंस के अंदर 50 मीटर स्टोर है। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो उसकी बाद में हम एफ की जगह एफ की वैल्यू यूज करते हैं और डिस्टेंस की। यही काम कंप्यूटर भी करते हैं। अगर आपने कुछ फार्मूला लगा दिया है, ठीक है, तो उस फार्मूले को यूज करने के लिए उसके बाद कोई वैल्यूज होनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला लगाने के लिए आपको वो वर्ड यूज करने होते हैं, उनका मकसद बताना होता है। ठीक है, सो दीज वर्ड्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज आर कॉल्ड वेरिएबल। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल का लफ्ज दो वजह से लिखते हैं। एक वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है मेमोरी स्पेस। आपकी रैम नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं। ये रैम है, ठीक है, यूं इसके अंदर हर एक बॉक्स एक बाइट को शो कर रहा है। ठीक है, आपने जब भी डाटा रखना होता है आप इसी के अंदर रखते हैं। मैंने अगर नंबर 2 स्टोर करवाना है, मतलब मेरा कोई आंसर आया 2 और मैंने इसको स्टोर करवाना है, तो मेरा वो 2 इस जगह पर आकर स्टोर हो जाएगा। जब मैंने इसको एक्सेस करना है तो उस टाइम पर इशू आता है। सेविंग के टाइम पर इशू नहीं आएगा, कंप्यूटर उसको रैम में सेव कर देगा। अभी तो आपको एरर आता है, वो हमारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि एरर देना है, लेकिन अगर उसके बगैर आप करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं शो करवाएगा, वो स्टोर कर देगा। लेकिन जब आपने मंगवाना होगा फिर कैसे मंगवाएंगे? यानी कि आपको वो आंसर वापस चाहिए होगा, फिर कैसे मंगवाएंगे ना? आपके पास कोई एड्रेस, यानी आप बच्चे को भेज दें जा भाई खेलने जा, फिर आप उसको कहाँ पर जाकर ढूंढेंगे? खेत में? कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं, हमें कोई उसका प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए। जा भाई वो चाचू के घर जाकर खेल रहे, तो हमें पता होगा वो चाचू घर गया, जब हमने उसको बुलवाना होगा हम उधर जाकर उसको ले आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं तो उस जगह को कोई ना कोई नाम देते हैं पहले, कि मेरी एक मेमोरी क्रिएट कर दो एफ नेम की। ठीक है, जब आपने डाटा स्टोर करवाना होगा आप कहोगे ये डाटा एफ के अंदर स्टोर कर दो। फिर जब आपने मंगवाना होगा तो आप कहोगे एफ में से जो भी डाटा पड़ा उसको ले आओ, या कोई चेंजिंग करनी होगी तो आप कहोगे एफ में जो पहले डाटा उसको ये चेंज करके ये लिख दो। ठीक है, सो ये होता है वेरिएबल का काम। यानी आप मेमोरी के अंदर कोई एक खास हिस्सा मुंतखब करते हो और उसका कोई ना कोई नाम लिख देते हो। So variable simple is like a space in the memory. You fix it and use it for putting some variables या values in it. ठीक है, और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरा मकसद इसका क्या होता है? चेंजेबल। आपका एक प्रोग्राम एफ के अंदर कुछ और वैल्यू स्टोर करवाता है, दूसरा कुछ और करवाता है, या एक ही प्रोग्राम को आप एक बार रन करते हैं उसके अंदर 5 स्टोर करवाते हैं, अगली बार रन करते हैं उसके अंदर 10 स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। और दूसरा कंप्यूटर की लैंग्वेज में वेरिएबल का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई वेरिएबल क्या होता है?
जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बार बार मुखातिब हो रहा हूँ, पुरानों को मैं ये 2 बार लेक्चर रिवाइज करवा चुका हूँ, उनको आ ही जाएगी अब इजीली। आप लोगों से मेरा मकसद है जानने का कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? जी सर क्लियर। सही। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है वेरिएबल की टाइप्स। ठीक है, अब वेरिएबल की टाइप्स 3 है, बड़ी मेन 4 है। ठीक है, आपकी तो 3 बताई गई है, एडवर्ड में चारों ही बता दो। सबसे पहले इंटीजर, फ्लोट, फैक्टर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर प्लस या माइनस का कोई भी नंबर अपने अंदर स्टोर करवाना चाहता है, ये डाटा टाइप होती है। आप कोई भी वेरिएबल बताते हैं तो उसके बाद आप लाजमी बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप उसकी डाटा टाइप बताते हैं, वेरिएबल को डिनोट करने का यानी लिखने का तरीका डाटा टाइप, उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू होती है। ठीक है, और एंड। डाटा टाइप के उसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है? तो इंटीजर का मतलब है प्लस माइनस, कोई भी नंबर है प्लस या माइनस में वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, वो 4 बाइट तक स्टोर हो सकता है इंटीजर के अंदर। 4 बाइट मीन 4 वर्ड, 4 वर्ड्स तक का कोई भी 4 वर्ड्स का मतलब वो 4 वर्ड्स नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन एक अलग मेथड से की जाती है। ठीक है, सो वो स्टोर हो सकता है। फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट स्टोर हो सकते हैं 4 बाइट तक। करेक्टर के अंदर आप कोई एक वर्ड करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, ए बी सी, इनमें से कोई एक आप स्टोर करवा सकते हैं। और स्ट्रिंग पूरी एक वर्ड स्पेस के बगैर, बार बार बता दूं, स्पेस के बगैर आप इसके अंदर जितनी मर्जी लाइन स्टोर करवाना चाहे आप करवा सकते हैं, स्पेस ना हो उसके अंदर। जैसे स्पेस आएगी वहां पर ये एंड कर देगा और उतना लव स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये 4 किस्म के वेरिएबल होते हैं जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाना है, यानी कि मैंने एक मेमोरी है उसके अंदर ना मैंने एक स्पेस बनानी है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ये स्पेस किस तरह का डाटा स्टोर करे, फिर उस स्पेस का कोई नाम रखेंगे और फिर उसके अंदर कोई वैल्यू रखेंगे अगर रखनी है, नहीं तो आप यहीं पर एंड कर देंगे और फिर उसको यूज करते रहेंगे वेरिएबल को बार बार। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल्स। ठीक है, इंटीजर 4 बाइट का डाटा स्टोर करता है, फ्लोट 4 बाइट का डाटा स्टोर करता है, करेक्टर एक वर्ड स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग पूरी लाइन स्टोर कर सकती है बट विदाउट स्पेस। ठीक है, अगर आपने 4 बाइट से ज्यादा डाटा इंटीजर में स्टोर करवाना है तो आप वर्ड लॉन्ग यूज करते हैं, यानी कि आपको पता है यार ये 4 बाइट का लफ्ज नहीं है इंटीजर के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या वर्ड यूज करेंगे? लॉन्ग, यानी कि आप इंटीजर की जगह लॉन्ग लिख सकते हैं। अभी मैं करके दिखा दूंगा क्या मैं कह रहा हूँ। फ्लोट है तो फ्लोट के अंदर आपको पता है कि 4 बाइट से ज्यादा वर्ड है तो आप डबल यूज करेंगे। ठीक है, इसका करेक्टर सिंपल है, और स्ट्रिंग का मैं बता दिया, अगर आपने कोई वर्ड ज्यादा स्टोर करना है तो आप स्पेस नहीं देंगे, कोई भी साथ वर्ड लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन वेरिएबल तक? चारों टाइप्स को मैं अभी डिक्लेयर करके समझा भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही। यहाँ तक किसी क्वेश्चन पूछ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। किसी को नहीं शो हो रही? नहीं। जी नहीं हो रही। जिसको नहीं हो रही ना वो एक बार लेफ्ट करके ना ज्वाइन करे। स्टॉप मैंने खुद उसको चलाया ही नहीं है। ये डी प्लस प्लस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है? अगर सर हो किसी रही है एक को भी स्क्रीन शो, पे। हाँ जिसको नहीं हो रही होती ना, एक भी बंदा कह दे ना, एक भी बंदा कह दे ना कि सर मेरी शो हो रही है, तो फिर आप खुद का चेक किया करें कि आपकी तरफ से कोई एरर होता है। फैजान अपनी स्क्रीन ऑफ करें, शेयर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है,
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी यार। जी सर। अब ये हम इसको ना अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, ठीक है। मैं ना अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? वेरिएबल को सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी है। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करवाना चाहता हूँ। इंटीजर का मैंने पहले मकसद बताया, प्लस या माइनस में वो डाटा स्टोर करेगा, पॉइंट में वो डाटा स्टोर नहीं कर सकता, कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता, कोई लाइन या जुमला या वर्ड स्टोर नहीं कर सकता। मैं लिखूंगा इंटीजर, उसके आगे उसको कोई नाम दूंगा, यानी कोई एड्रेस नेम। मैं लिख देता हूँ ए। तो क्या हुआ है, एक मेमोरी के अंदर एक जगह क्रिएट हो गई जो कि इंटीजर वर्ड को स्टोर कर सकती है। उसकी 4 बाइट स्पेस है, इंटीजर 4 बाइट के लिए होता है, और यहाँ पर कॉलम। अब ये क्या हो गया कि मेरा इंटीजर नेम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई भी डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। ए इज इक्वल टू 2। इसको यूज करने का क्या मकसद होता है कि वेरिएबल का नेम राइट साइड, लेफ्ट साइड पर लिखे, और इक्वल की राइट साइड पर उसका जो भी वैल्यू उसको देनी है वो दे दें। अब क्या हुआ, ये 2 लाइनों में उन्हें सबसे पहले एक वेरिएबल, एक जगह पकड़ी 4 बाइट की, उसको इंटीजर का नाम दे दिया, और इंटीजर टाइप का उसको फिक्स कर दिया कि इसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर होगा। फिर उसको नाम दे दिया उन 4 बाइट को ए का। फिर उस ए के अंदर उसने दूसरी लाइन में आकर 2 स्टोर करवा दिया। अब हम इसको सी आउट करवाते हैं। जब आपने ऊपर मैंने कॉमास लगाए थे, डबल कोटेशन, जब आपने कोई लाइन एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करवानी होती तो आप डबल कॉमास लगाते हैं, ठीक है। जब आपने कोई भी लाइन स्क्रीन के ऊपर एज इट इज शो करवानी होती तो आप उसको डबल कॉमा में लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये पूरी लाइन ऐसे ही शो करवानी थी, वेलकम टू CS201, तो मैंने ऐसे ही करवानी थी, तो मैंने कॉमास के अंदर लिख दी। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल शो करवाना है तो आप कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ उसका नेम सी आउट ए और ख़त्म। अब हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो क्या होगा कि क्या होगा कि सबसे पहली लाइन मेरी क्या थी, वेलकम टू CS201, वो वैसे ही चल गई। आप जूम कर सकते हैं अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो। वेलकम टू CS201 वैसे आ गई। दूसरे मेरा क्या शो हो रहा है, 2, क्योंकि वेरिएबल के अंदर मैंने 2 वर्ड स्टोर करवाया तो वही 2 मेरा शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और इंटीजर क्रिएट करता हूँ, इंटीजर बी, और उसके अंदर स्टोर करवाता हूँ जी 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एंड लाइन का मकसद सबको तो पता है। एंड लाइन किसी भी लाइन को आपका ना जो आउटपुट शो होता है, जब तक आप उस लाइन को एंड नहीं करते वो एक ही लाइन में शो होता रहेगा। तो अगर आपने खत्म करनी है वो लाइन को कि या इसके बाद अगली लाइन के ऊपर आउटपुट शो करना, तो हम एंड लाइन शो करवाते हैं। एंड लाइन हमेशा सी आउट के साथ यूज हो सकती है, सी इन के साथ नहीं। तो आप उसकी डायरेक्शन सी आउट, अब ये हम एक ही लाइन में दोनों यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्शन देंगे, ये जो सी आउट के बाद देंगे, ये डायरेक्शन है जो बता रही है कि ये जो भी डाटा इसके आगे लिखा हो उसको सी आउट की तरफ भेज दो, और सी आउट उसको आउटपुट करवा देगा। तो वेलकम टू स्क्रीन की डायरेक्शन सी आउट की तरफ है, यानी इसको सी आउट की तरफ भेजो और स्क्रीन के ऊपर शो करवा दो। एंड लाइन की डायरेक्शन भी सी आउट की तरफ है, क्योंकि उसके दरमियान कोई और कीवर्ड नहीं आ रहा, तो वो एंड लाइन को भी उधर भेजेगा, और उसका मतलब है कि लाइन को इधर ही एंड कर दो। तो इसी वजह से क्या होगा कि ए अलग लाइन पर शो होगा, बी अलग पे। इधर ही मैं सी आउट करवाता हूँ बी को भी। अभी मैंने एंड लाइन यूज नहीं की ए और बी के आगे, आपको अब समझ आ जाएगी। मैंने रन किया, वेलकम टू CS201 एक लाइन में शो हो रहा है, और 25 नहीं है, ये 2 एंड 5 है बड़ा, क्योंकि सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है 5। तो वो 2 और 5 इकट्ठा हो रहा है, क्यों? क्योंकि एंड लाइन नहीं लगाया, वो एक ही लाइन में शो हो रहा है। मैं इधर एंड लाइन लगाऊंगा तो क्या होगा कि अब लाइन एंड हो जाएगी ए के बाद, और बी एक नई लाइन से शुरू होगा। क्लियर हो गया? इंटीजर में ना सिर्फ 2 बाइट तक का डाटा स्टोर, 4 बाइट तक। अब मुझे नहीं पता 4 बाइट कितना होता है, हम एक अंदाजे में एक लेंथी नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर आ गया। अब ये 4 बाइट से मुझे पता है कि ये ज़्यादा ही है। अब अगर मैं अब रन करवाता हूँ तो अब देखें कि वही रन सेम एज इट इज हो रहा है। चलें उससे ज़्यादा और लेंथी कर लेते हैं। क्या ये 4 बाइट के अंदर स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर देखें क्या है, इधर हो रहा 35297 और उधर मेरा नंबर क्या 46479। क्या होता है कि जब आप डाटा ओवरलोड करते हैं, एक इंटीजर में 4 बाइट ही डाटा स्टोर हो सकता है, अगर आप उससे ज़्यादा स्टोर करते हैं तो वो एक एरर देगा, यानी कि गलत वैल्यू आपको शो करेगा। वो उसका जो पहले वाला 4 बाइट का हिस्सा है उसको स्टोर कर लेता है और उसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता है कि क्या आंसर बनता है। उससे ज़्यादा का वो डाटा स्टोर नहीं करवा सकता, ठीक है। हाँ, इंटीजर नहीं करवा सकता, लेकिन इसकी एक स्पेशल टाइप होती है लॉन्ग। लॉन्ग 4 बाइट से ज़्यादा का डाटा स्टोर कर सकता है। अगर मैं अब यूज़ करता हूँ तो अब एज इट इज़ डाटा शो होगा,
क्यों? नहीं सॉरी, ये 4 बाइट से भी ज़्यादा है, लॉन्ग से भी ज़्यादा डाटा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये 1 2 तक आ गया है, लेकिन इससे ज़्यादा डाटा ये भी नहीं स्टोर कर सकता, इसलिए इसने भी गलत वैल्यू दे दी थी। तो ये बहुत अहमियत रखता है कि आपका डाटा कितना स्टोर हो सकता है एक वेरिएबल के अंदर। अब इसमें पॉइंट का डाटा स्टोर करके देखें, हमने इंटीजर पढ़ा है ना, इंटीजर क्या है, सिर्फ प्लस एंड माइनस में वर्ड स्टोर करता है। यही क्वेश्चन है जो आपको आने हैं, यही क्वेश्चन है जो आपको आने हैं ज़्यादातर CS 201 में। रीजन यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, 5.5 अगर मैं स्टोर करवाता हूँ लेकिन मेरा वेरिएबल इंटीजर टाइप है, तो क्या होगा, वो पॉइंट को निगलेक्ट कर देगा और सिर्फ इंटीजर हिस्सा उसका स्टोर कर लेगा। 5.5 पर सिर्फ 5 किया। यहीं पर अगर मैं फ्लोट कर दूँ तो फ्लोट पॉइंट को स्टोर कर सकता है। मैं अब फ्लोट किया, मैंने ए को अब रन किया, तो अब वो 5.5 शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इंटीजर और फ्लोट का? जी सर। सबको क्लियर है? जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा शुरू होता है करैक्टर। मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ बार बार। मैंने एक स्टोर करवाना है, उसका मैंने वेरिएबल टाइप दे दी करैक्टर, उसको मैंने वर्ड दे दिया, वेरिएबल को नेम दे दिया ए का। ठीक है, अब इसको मैंने रन करवाता हूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाता सबसे पहले। तो करैक्टर को स्टोर करने का मेथड क्या होता है, वेरिएबल का नेम इक्वल और इसको सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। जब भी आप कोई वर्ड स्टोर यानी करैक्टर स्टोर करवाएंगे तो उसको सिंगल लाइन के ऊपर लिखें, सिंगल कॉमास के अंदर लिखेंगे एफ। मैंने एफ स्टोर करवाया है, तो अब मैं रन करूंगा तो वो देखिए एफ शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं एफ के पास कॉमा नहीं लगाता तो वो मुझे एरर देगा। और ये मुझे कोई बताएगा ये कौन सा एरर होता है? क्या कोई मुझे ये बता सकता है ये जो एरर? जी, ये एक सेंटेक्स एरर होता है, क्योंकि सेंटेक्स एरर, क्योंकि हमने सेंटेक्स के खिलाफ वर्जी किया। करैक्टर को जब भी आपने लिखना है किसके अंदर लिखना है, सिंगल कॉमास के अंदर लिखना है, सिंगल कॉमास, और उसके अंदर लिखना है एफ। जब भी आपने स्ट्रिंग को लिखना है, जब आप डिक्लेयर के टाइम पर नहीं, जब आप उसको यूज कर रहे हैं, जब आप उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, उस टाइम पर आपको उसमें सिंगल कोटेशन में लिखना है, ना कि हर बार के यानी डिक्लेयर किया फिर। अब यहाँ पर मैंने जब आउटपुट शो करवाया ए को इस जगह पर, तो मैंने उसको नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी थी उसको सिंगल कोटेशन में लिखना है, ताकि उसको पता लग जाए कौन सा वर्ड स्टोर करवाना है। अच्छा, सिंगल कोटेशन को यूज करने का मकसद क्या है? आपने पूरा लफ्ज लिख दिया जी एलिफेंट, एलिफेंट में से आपको एक स्पेशल वर्ड यूज करना चाहता है। ये गेम भी हो सकती है। देखें, आप क्या करें कि आप ना एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम में ना क्या करते हैं कि ना एक वर्ड लिखते हैं और उसका ना कोई एक वर्ड कहते हैं गैस करने को, कि कोई एक वर्ड आपने ना उसमें उस पूरे लफ्ज में ना कोई एक वर्ड आपने स्टोर करवा दिया। अब उस एक वर्ड को जब आपने स्टोर करवाना है तो आप क्या करेंगे कि उस एक वर्ड को पूरे लफ्ज में से इस तरह लिख देंगे, ELEPHAN, और यहाँ पर मैं लिख दूँ T। ठीक है, और उसको सिंगल कॉमा पे रखूंगा तो वो सीधा जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर, बाकी वर्ड में से कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो इस तरह से ये फिर आप गैस के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा मकसद क्या होता है कि स्पेसिफाई करते हैं कि ये कैरेक्टर है। डबल कोटेशन में जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रिंग है बड़ी, और जितनी भी लेंथ है इसको स्टोर कर लेना जब तक स्पेस नहीं आती उसमें। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, STRING, स्ट्रिंग हो गया। अब इसके अंदर मैं पूरा वर्ड स्टोर कर सकता हूँ। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये एज एलिफेंट पूरा का पूरा, सिंगल कोटेशन नहीं, क्या यूज करनी है, डबल कोटेशन यूज करनी है सर डबल। हाँ जी, स्ट्रिंग के लिए डबल और कैरेक्टर के सिंगल, आप देखिए पूरा एलिफेंट स्टोर हो रहा है। एक चीज हमने नहीं देखी, ज्यादा वर्ड में स्टोर करवाया था, जैसे कि एलिफेंट है बड़ा, मैं ABC पूरा स्टोर करवाया था, ABC 3 वर्ड में स्टोर करवाया। तो क्या करेगा वो, सबसे या तो पहला वर्ड स्टोर कर लेगा या आखिरी वर्ड स्टोर कर लेगा। नॉर्मली वो लास्ट वर्ड स्टोर करेगा जो भी होगा, क्यों क्या होगा, कैरेक्टर के अंदर एक वर्ड स्टोर हो सकता है, आपने 3 दिए, वो सबसे पहले वेरिएबल में A वर्ड स्टोर करवाएगा, फिर वो A चेंज हो जाएगा B में, ठीक है, फिर वो उसके अंदर B वर्ड स्टोर करवाएगा, फिर B चेंज हो जाएगा C में, फिर वो क्या शो करवा देगा, C वर्ड शो करवा देगा,
उसके अंदर। तो इस वे में क्या होगा कि बारी बारी उसके जी अंदर सर। वर्ड क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, और लास्ट में जो वर्ड आपने कैरेक्टर का लिखा होगा वो यूज हो जाएगा। ये आपको एरर को समझना चाहिए कि एरर क्या होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, ये नीचे आप एरर्स को देखना शुरू कर दें ताकि आपको एरर को और इजीली, ये नीचे एक एरर आ रहा है, तो वार्निंग सर मल्टी करेक्टर करेक्टर में सिर्फ कांस्टेंट। वो कह रहा है कि ये मल्टी करेक्टर कांस्टेंट है बड़ा, जो कि एक से ज्यादा करेक्टर यूज कर रहा है। फिर नीचे एक और वार्निंग दे रहा है, ओवरफ्लो इज इनफ्लिक्ट कांस्टेंट कन्वर्जन। वेरिएबल होगा। एक वर्ड हो सकता है, तो जब आप एक से ज्यादा करेंगे सर तो वो वो स्ट्रिंग मल्टी में आ करेक्टर हो जाएगा। जाएगा, और क्या करेगा, ओवरफ्लो कर देगा। जी, समझ आ गई याद? हाँ जी, वो स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन वो आप करेक्टर में स्टोर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक वर्ड स्टोर करेगा। यहाँ पर आप स्ट्रिंग करके देखते हैं, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर ना मैंने कहा स्पेस वाला वर्ड नहीं होता, मैंने तो कह दिया, आप भी चेक किया करें कि ऐसा होता भी है या नहीं। आप देख के एक बंदे के कहने से जब आप उस पर यकीन करने लग जाते हैं तो आप समझ लें एक अंधे की तरह हो जाता है, जिसको कोई मकसद नहीं है उसकी आंखें होने का। तो अगर एक शख्स ने कह दी ऐसा होता है, आजकल ये सबसे बड़ा एक हमारे मुआशरे की डिफेक्ट है कि एक बंदे ने बात कह दी है ना, हम उसको चेक नहीं करते, सेम एज इट इज मान लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई बड़ा है, कोई ऐसी बात करता है जो कि मानने के काबिल है सही, लेकिन उसमें कोई गलती भी हो सकती है, तो उसको चेक करें। एक बंदे ने कह दिया जी ऐसा है, बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने मान लिया नहीं। रिसर्च चेक स्टडी का मकसद क्या होता है? कई कई बात को आपने नहीं मानना, आप चेक करें। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए एरर्स को देखने के लिए कि ये क्यों यूज होता है इस तरह से, दूसरा मकसद क्यों नहीं है, पहले तो देखें ऐसे यूज हो सकता है या नहीं। मैंने कहा स्पेस के बगैर यूज नहीं हो सकता, आप चेक करें स्पेस के बगैर यूज हो सकता है। तो वो हो रहा है। तो ये चीजें हमने देखनी है, ये हमारे पेपर के मेन क्वेश्चन हैं बड़े। ठीक है, जो हमारे मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं या स्टैट या कुछ भी जिनका सीएस और कंप्यूटर से हटकर कोई कोर्स है बड़ा, तो उनको इन क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे, वो पूछेंगे जी ये एरर आता है इधर, इधर क्यों नहीं आता, ये एरर क्यों आ रहा है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ इसके अंदर किस टाइप का एरर आएगा, ओवरफ्लो कब आता है। ठीक है, ओवरफ्लो का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, इससे ज्यादा स्टोर क्यों नहीं हो सकता। अब मैं पूछूं आपसे कि इंटीजर के अंदर डाटा एक नंबर दे दूं और मैं कहूँ ये डाटा स्टोर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर सिर्फ 2 बाइट तक 4 बाइट तक डाटा स्टोर कर सकता है, और ये डाटा अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 बाइट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटीजर इसको स्टोर नहीं कर पा रहा और एक गलत वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, जी तो सर। ये चीजें होती है जो आपने पकड़नी है। मेरे पास इसका प्रॉपर आंसर अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आज उधर चेक किया तो स्पेस नहीं स्टोर कर रहा था, इधर शो कर रहा है। तो मीनिंग यही है कि वो फाइल के अंदर स्टोर करता नहीं करता, लेकिन शो करवाता है। रीजन क्या है ये आपको मैं पढ़ के सही तौर पर बता दूंगा। मैंने स्टॉप किया शेयरिंग। अच्छा सर। अच्छा जी, अब हम सिंपल प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हमारे आज ही ये सारा कुछ आज मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया, 3-4 पेजेस जो थे लॉन्ग इंटीजर, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना, ये याद रखें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर फायदा कोई नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन हैंडआउट से भी कुछ आने होते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर, सीएस वालों के तो कॉन्सेप्ट ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल CS 201 प्रैक्टिकल इसी के रिलेटेड है। ठीक है, उसके 10 से 12 लैब सेशन होने हैं, और हमारे कोर्सेज कितने हैं, 45 लेक्चर्स हैं।
है वो यही सेम चीजें, बस वो थोड़ी फास्ट है। यानी अगर आप लैब लेते हैं ना तो आपको 10 लैब के अंदर वो पूरा CS201 पढ़ा देंगे मोटा मोटा करके, और उसमें पेपर आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा। CS201 एक प्रॉपर वे है जिसमें आप वो सीखते हैं। दोनों का कोर्स भी एक है, दोनों का एक समझ लें कंटेंट भी एक है, सब कुछ एक है। उसके अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हर चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, और 10-12 लेक्चर में क्लियर पूरा पूरा कोर्स। इसमें 45 लेक्चर में क्लियर हो रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसकी डिटेल के साथ साथ स्टडी करेंगे। तो हैंड आउट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, CS201 के लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। CS के जो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग, बार बार मैं बताता रहता हूँ ये, क्योंकि मैथ वगैरह वालों के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ हैंडआउट्स भी इनके काफी इंपॉर्टेंट है। सब हैंडआउट्स को रीड किया करें, कोई चीज मैं गलत बता जाता हूँ जो हैंडआउट्स में बताई गई होती है तो मुझे बताया करें, ठीक है ना। क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि मैं हैंडआउट को रीड करके आता हूँ, कोई बात कोई लाइन जल्दी में मेरे से स्किप हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझसे गलती से मैं कुछ और बता बैठता हूँ। तो ये आप पे शुरू में भी मैंने बताया था, ये चीजें आप पर असर, आपकी जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट की, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अगर ये नहीं होता कि सर टीचर आपने सही ना नहीं बताएगा, इंटीजर के बाद साथ उससे ना गलती हो जाती शॉर्ट का नहीं बताया है, वो भी एक दफ़ा बता दें लॉन्ग के साथ। है। शॉर्ट जो होता है वो हमारा 2 बाइट का डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। यानी आपको पता है कि मेरा जो लफ्ज है ना वो इतना बड़ा नहीं है, वो 2 बाइट के अंदर आ जाएगा। यानी कि मैंने बताया था शायद 32,678, इस तरह कुछ नंबर 2 बाइट के अंदर आता है। तो ये डाटा सिर्फ 2 बाइट सर के अंदर बिल्कुल। स्टोर हो सकता है, इससे ज्यादा डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो जब आपको पता हो कि इससे छोटी वैल्यू है, तो आप फिर इंटीजर की जगह शॉर्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 बाइट। रीजन क्या होता है इसके यूज करने का, कि हम अपनी स्पेस बताते हैं और प्रोसेसिंग पावर बची, प्रोग्रामिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी और प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा वर्किंग में, और मेमोरी स्पेस वो कम देगा। अब हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है कि 3 वेरिएबल लें, उसके अंदर कोई के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करवा के तीसरे का एक प्रोसेस करवा कर शो करवाएं। तो हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यही प्रोग्राम बार बार चेंज हो रहा है, आपने इसको अलग अलग, मतलब एक बार उसने पॉइंट में करके यही बनाया है, ठीक है, फिर लॉन्ग और शॉर्ट को यूज करके यही प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये तीनों प्रोग्राम ना आप खुद बनाएंगे, एक मैं बनवा रहा हूँ इंटीजर वाला, शॉर्ट लॉन्ग और फ्लोट के अंदर आप खुद बनाएंगे। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है कि फ्लोट यूज करेंगे तो पॉइंट वाला डाटा स्टोर होगा, शॉर्ट यूज करेंगे तो 2 बाइट के अंदर डाटा होगा, ठीक है। और करेक्टर के अंदर ये छोटा उन्होंने प्रोग्राम लिखा है करेक्टर को स्टोर करवाने के, जो अभी मैंने बना के भी दिखा दिया था। ये देखें, उसने ये 3 लाइनें यूज की, यहाँ पर करेक्टर वाली, वैल्यू देने वाली, और सी आउट करवाने वाली। अच्छा जी, लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिए थे तो मैंने कुछ कमियां छोड़ी थी, क्यों फर्स्ट टाइम थी सबके लिए प्रोग्रामिंग। अब मैं उन कमियों को साथ साथ दूर भी करता जाऊंगा। आप इंटीजर को एक ही लाइन में 10-12 इंटीजर है, सारे इंटीजर ही, तो आप उसको एक लाइन पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड। ये 3 इंटीजर थे, तीनों इंटीजर ही थे, तो मैंने कॉमा के साथ सेपरेट करके उनको एक ही लाइन के ऊपर स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि इंटीजर बनाओ एक्स भी, फिर कॉमा और वाई भी, फिर कॉमा मीन्स और जेड भी, 3 इंटीजर बन गए, ठीक है। इसके बाद आप इनको वैल्यू दे दें, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10, सर जेड 10 इज के इक्वल टू आगे एक्स आप प्लस वो सेमीकोलन लगा लें। वाई। 2 वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी और तीसरी के ऊपर एक प्रोसेस लगा दिया जो कि एक्स प्लस वाई को, शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं इनको शो करवाता हूँ, सी आउट एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैंने डबल कॉमास के अंदर रखा, तो इसका मतलब ये एज इट इज स्टोर होगी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और इसके आगे मैं ये लगाऊंगा। मैंने आपके हैंडआउट्स में 2 लाइनों में लिखा गया, लेकिन क्यों, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करता रहूंगा। अब मैं आगे डायरेक्शन दूंगा, और सिंपल जो वेरिएबल है एक्स है तो एक्स लिख कर ओके, फिर सी आउट द वैल्यू ऑफ वाई इज, अब फिर डायरेक्शन देंगे और वाई। इस पूरी लाइन के अंदर ना मैंने 2 लाइन यूज किया, पहले सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो ये इस लाइन सी आउट हो जाएगी,
फिर इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये जो आगे कमांड आ रही है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सी आउट की तरफ, यानी इसको भी सी आउट करवाना है। जब तक टर्मिनेटर यूज नहीं होगा एक लाइन में तब तक आप उसके अंदर नंबर ऑफ कमांड यूज कर सकते हैं सी आउट के लिए। अब थर्ड लाइन में मैं सी आउट करता हूं, द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ जेड इज, अब यहां पर मैं जेड की वैल्यू शो करवाता हूं, ठीक है, और रन। अब क्या होगा, सबसे पहले उसने जी अब एंड लाइन नहीं लगाया ना, तो आप गौर करें अगर आपको नजर आ रहा है साफ तौर पर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, द वैल्यू ऑफ वाई इज 10, द वैल्यू ऑफ जेड इज 15। यहाँ पर हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, बता देते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी जो जेड है वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है और एक्स प्लस वाई बराबर सॉरी ये कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट, तो उस वजह से रिसीव करनी पड़ी। मेरी बात आ रही है? जी आ रही जी सर। जी सर आ रही है आवाज। बताया तो करो यार। अच्छा जी, सो हम प्रोग्राम लिख रहे थे, सॉरी मेरी एक कॉल आ गई थी इस वजह से लाइन एक ही लाइन पर स्टोर हो रही थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि उनके आगे एंड लाइन लगा लिया। अच्छा, इसको यूज करने के ना दो मेथड होते हैं, हमने एक मेथड तो पढ़ा था एंड लाइन वाला, आज दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। एक लाइन दो लाइन के ऊपर हमने एंड लाइन लगाया, एक के ऊपर मैं स्लैश एन यूज करता हूँ। स्लैश एन को यूज करने का क्या तरीका होता है, जहां पर आपने यानी कि आपने डबल कोटेशन के अंदर जहां भी आपने यूज करने स्लैश एन साथ लगा दें, उसका उसका मकसद भी यही होता है कि यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है, लेकिन आज तक मुझे इसका प्रॉपर वे, एक मिनट, ठीक है। सो ये एक दूसरा मेथड है जो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि हमारे डी प्लस प्लस में ये सही तौर पर काम नहीं करता, ठीक है। और एक ये मेथड होता है एंड लाइन का, जिसके अंदर आप डायरेक्शन देते हैं, जहां पर आपने एंड लाइन करनी होती है इसकी डायरेक्शन आउटपुट की तरफ ही होती है, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब आप रन करेंगे तो आपको तीनों आंसर अलग अलग लाइन पर शो होंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, द वैल्यू ऑफ वाई इज 10, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये सेम वैसे शो हो रही है जैसे कि आपका वो आपने कॉलम्स के अंदर लिख दी थी। उसके बाद जेड आपने बाहर लिखा था, तो जेड बराबर है एक्स प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दूँ, हम यहाँ पर ना वैल्यूज नहीं देते इसको, वेरिएबल्स को एक लाइन पर डिनोट नहीं करते, वेरिएबल को ना एक ही लाइन पर वैल्यू देना सीख लें। इंटीजर एक्स और इसके आगे इक्वल टू 5, इंटीजर वाई इज इक्वल टू 10
और इंटीजर z, ठीक है, ये हो गए तीन, क्योंकि z का नीचे मैंने डिनोट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, चाहे तो आप उसको भी एक ही लाइन में यूज कर लें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक तरीका ये है कि अगर आप ना वैल्यूज बार बार दे रहे हैं, एक तरीका ये होता है कि अगर आप वैल्यूज बार बार दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने बहुत से सेम टाइप के वेरिएबल यूज करने हैं, 15-20, तो आप इंटीजर के आगे उन सबके नेम लिख दें ताकि आपको बार बार 10-12-20-22 लाइनें ना यूज करनी पड़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने वैल्यूज भी यहीं पर एंटर करनी है और 4-5 वेरिएबल है, तो आप सिंपल हर वेरिएबल को डिक्लेयर करें और उसके आगे उसकी वैल्यू दे दें। अब अगर रन करेंगे तो अब भी वही सेम पैटर्न होगा। फर्क क्या है राइटिंग में, प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ थिंग, यानी कि आप इसके अंदर अपना अपना मेथड यूज कर सकते हैं। पहले वैल्यू दे देगा, कोई एक ही जगह पर इंटीजर डिक्लेयर करके अलग अलग वैल्यू दे देगा, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रोग्राम के अंदर भी बनाना है, फ्लोट के अंदर भी बनाना है, जो आपके हैंड आउट्स में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। क्लास सही है। अच्छा, इसके बाद ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ गए, यानी कि प्लस माइनस वगैरह हम कैसे कर, ये आ गई प्लस माइनस वगैरह। यानी कि अगर आपने सी में लिखना है तो प्लस को प्लस से लिखना है, माइनस को माइनस, मल्टीप्लाई को स्टैरिश से, डिवाइड को स्लैश से, और ये मॉडुलस होता है जिसको परसेंटेज से शो करते हैं। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, अब जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो बाद में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो मॉडुलस उस रिमाइंडर को स्टोर करता है, बाकी जो आंसर था उसको नहीं। यानी कि 5 को हमने 2 पर डिवाइड किया है तो वो सिर्फ 1 स्टोर करेगा, 2 टू द 4 खत्म, एक बाकी रह जाएगा। तो मॉडुलस हमेशा जो रिमाइंडर है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये नीचे बता रहा है जी प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले जी छोटी ब्रैकेट जैसे कि हमारी मैथ में होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। ठीक है, अगर सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड होगा, मॉडुलस है तो मॉडुलस होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, ये हमने 5 में भी पढ़े हैं, 4 में भी पढ़े और पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये मजबूत करें। अब तक जितनों ने भी प्रोग्रामिंग की है वो खुद देख लेंगे उनका कितना ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ रहा है। ठीक है, यानी कि हर जगह वेरिएबल ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा करें। यहाँ तक है बड़ा, किसी का नहीं, रात को टाइमिंग नहीं है, आज के बाद रात को कोई लेक्चर नहीं हुआ करेगा। मैं प्रॉपर भी लेक्चर सुबह में ही कर दूंगा, ताकि लाइट ना भी हो तो बंदा मोबाइल की दिन की रोशनी में हम कैमरा के ऊपर पढ़ते हैं और मोबाइल को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। सो हमारे लिए कोई मसला ना हो, किसी दिन का लेक्चर मिस ना हो, तो दिन में ही कोई टाइम फिक्स करेंगे। अभी तो ये सुबह का टाइम चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे कल स्कूल ना जाना पड़े तो मैं इसी टाइम ही करवाऊँगा। कितनी देर की आपको रेस्ट चाहिए आप कर लें, मुझे बता दें, मैं उतनी उतनी देर के बाद फिर करवा देता हूँ। CS का दोबारा करवाना है अभी? 9th का जो हमारा फंक्शन वाला टॉपिक था उसका नेक्स्ट, क्योंकि ठीक है आप सर। लोग तो ये तो पिछले लोगों के लिए जो रिवाइज करना चाहते थे उनके लिए, हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले वाले स्टूडेंट कर चुके हैं, तो हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना और पिछला भी रिवाइज करना है। टाइम एक हो गया, मकसद मसला ये है शाम को मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा, लाइट का इशू हर वक्त होता है, कभी कहीं। सो इस वजह से तो 9th लेक्चर हम 12 बजे कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। जी सर 12 बजे ठीक है। चले आप आधा घंटे रेस्ट कर लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन,
किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक वो पूछ ले, नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। सर आपने CS 302 भी स्टार्ट करवानी थी तो क्या वो नहीं करवाएंगे? नहीं। तो फिर आप हमें कोई सजेशन दे दें कि उसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें जहाँ से अच्छी हो। मैंने इसके बारे में डिटेल में आप सबको बताया था कि जो CS201 है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग बुक है, जबकि जो CS302 है वो एक हार्डवेयर है। हमारा जो कंप्यूटर है दोनों चीज़ें मिलकर बना है। अब हमें ये तो समझ आ जाती है कि प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, बट हार्डवेयर का नॉलेज भी लाजमी होता है कि हार्डवेयर असल में काम कैसे करता है। जो C302 है वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर है, जिसके अंदर आप इनर लेवल से शुरू करें, यानी छोटे लेवल से पढ़ना। आपको वहां पर मुश्किल इसलिए आ रही है कि आपको पता ही नहीं कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। असल में आपकी जो भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस यानी कि जो कुछ भी होता है, अगर आप वो पढ़ लेंगे ना और फिर इसको देखेंगे, आपको प्रोग्रामिंग ऐसे लगेगी यार अच्छा ये काम होता है, प्रोग्रामिंग यूं होती है, इस वजह से कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है। सो CS302 आपको डिटेल्ड वर्क ऑफ हार्डवेयर बताती है, यानी कि प्रोसेसर असल में काम कैसे करता है। हमें तो ये पता ना, हम कमांड भेजते हैं वो प्लस करके भेज देता है, बट वो प्लस करता कैसे है, वो कोई फाइल बनाता है, वो कुछ कोई भी काम करता है वो कैसे करता है। 302 डिटेल्ड स्ट्रक्चर है इस चीज के बारे में। ठीक है। हमने ये थोड़ा सा लास्ट 9th 10th में भी एक थोड़ा बहुत था, बट वो बताया नहीं गया था कि हार्डवेयर के रिलेटेड है। फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा था 9th के अंदर, 10th के अंदर सॉरी, गेट्स वाला, वो इसी के रिलेटेड था, 302 के रिलेटेड था। इसी तरह कंप्यूटर में कुछ चैप्टर्स आए थे 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। की क्लासेस हैं पहले उनका पढ़े। जी। जैसे आप कह रहे हैं मैट्रिक में है तो वो पहले चैप्टर वो वाला रिवाइज करें। वो रिवाइज कर लें, आपको गेट्स का पता लग जाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि गेट्स, अच्छा ये गेट्स होते हैं, फिर आपको उधर भी कुछ समझ आ जाएगी। जी। हाँ जी। आज दूसरा लेक्चर है तो मतलब रिवीजन का दूसरा लेक्चर है, तो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, फिर इसकी एडिटिंग करके मैं रात को अपलोड करके कल लिंक दे दूंगा, क्योंकि रिवीजन एक दिन छोड़ के एक दिन है, और बाकी 9th लेक्चर कल मैंने लिंक सेंड कर दिया था। ये सिर्फ रीज़न नहीं था कुछ भी बनाने का, मुझे यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं है, अगर मैं बना भी लूँ चैनल। मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करने पर इशू आ रहा था, मैंने शुरू में एक बार ट्राई किया था जी, गूगल का, उसका भी इशू आया था। तो सिर्फ ये था कि आप लोगों तक रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंचाने का मेरे पास कोई मेथड नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पर चैनल बुला के उधर अपलोड कर सर दी। एक साइट है व्यू ट्रांसफ़र फाइल, आप उधर से जितनी मर्जी बड़ी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। नहीं, मेरी तरफ से तो ट्रांसफ़र हो जाती है, मैंने तो रख दी थी, बट दूसरे बंदों को एक्सेस देना मुश्किल हो रहा था ड्राइव के ऊपर। और बाद अगर ड्राइव के ऊपर इश्यूज आ जाता है कि बहुत बड़ी फाइल को डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये इश्यूज होते हैं, जिनका नेट स्लो होता है ना उनको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ड्राइव एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो काफ़ी सारे किस्म के ना आपको एरर देता है।